स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सियासत से जुड़े इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान कांग्रेस से यह खबर है, डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा को नोटिस थमाया गया है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नोटिस जारी किया है। चुनाव में पार्टी के निर्देशों की अवहेलना के आरोप लगे हैं और इसी मामले को लेकर प्रदेश प्रभारी की ओर से नोटिस दिया गया है। 7 दिन के अंदर अंदर पीसीसी को जवाब भी पेश करना होगा। जवाब न देने पर पार्टी की ओर से एक्शन भी लिया जा सकता है। तो गणेश घोगरा को नोटिस थमा दिया गया और 7 दिन के अंदर अंदर जवाब पेश करने को कहा गया है। और यह भी कहा गया कि अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब पेश नहीं करते हैं तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। तो बड़ी खबर महासंग्राम 2024 से जुड़ी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर डूंगरपुर विधायक के खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया है। गणेश घोगरा को नोटिस थमाया गया और साफ तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश कि पार्टी अगर कोई भी फैसला सुनाती है तो वो सभी को मानना पड़ेगा। सहयोगी जयेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, गणेश घोगरा को नोटिस थमा दिया गया है, 7 दिनों के अंदर अंदर जवाब पेश करना है। क्या तैयारियां देख पा रहे हैं गणेश घोगरा की ओर से? देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर रही थी और ऐन वक्त पर उसने अपना प्रत्याशी दिया था, लेकिन उसे भी नाम वापस लेने के आदेश दे दिए गए थे। और जो कांग्रेस आला कमान है उसने भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जो राजकुमार राव थे उसको समर्थन दे दिया था। और साथ ही अपने जो कांग्रेस के जितने भी नेता यहाँ वागड़ में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में उनको निर्देशित किया था कि जो राजकुमार राव भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी है उसके समर्थन में जनसंपर्क करे और उसका प्रचार करे। स्थानीय नेता जो है वो शुरू से इसका विरोध कर रहे थे और गठबंधन का विरोध कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर नेता जो है वो आला कमान का फैसला मान चुके थे। लेकिन गणेश घोगरा ने अंतिम समय तक वो फैसला नहीं माना और पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान गणेश घोगरा कहीं भी नहीं दिखे और उनके और कहीं पे भी प्रचार में नहीं निकले थे, जिसकी शिकायत आला कमान को की गई थी कि गणेश घोगरा जो पार्टी आला कमान का जो निर्देश है उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है कांग्रेस के जो आला कमान के नेता है, उन्होंने नोटिस जारी करके गणेश घोगरा से 7 दिन में जवाब मांगा है कि आखिर में उन्होंने क्यों पार्टी के निर्देशों की अवहेलना की। और इन दिनों में वे कहा थे अगर 7 दिन में गणेश घोगरा कोई संतोषजनक जवाब पार्टी को नहीं दे पाते तो उनके खिलाफ पार्टी कठोर निर्णय ले सकती है, कड़ी कार्रवाई कर सकती है। जी बिल्कुल जयेश, और नोटिस जारी करने के साथ साथ पार्टी ने यह साफ मैसेज भी दिया है पार्टी के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि पार्टी अगर कोई आदेश देती है तो उसे सभी को सुनना पड़ेगा, नहीं तो कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। गणेश घोगरा से बात हुई आपकी, कुछ सफाई उनकी ओर से पेश की गई कि आगे वो क्या करना चाहते हैं, इसे लेकर भी कोई रणनीति उनकी ओर से बनाई गई है क्या? देखिए, जब से चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कांग्रेस आला कमान ने गठबंधन की घोषणा की थी, तब से गणेश घोगरा का रुख जानने के लिए लगातार उनसे संपर्क किया जा रहा था। लेकिन पिछले 15 दिनों से गणेश घोगरा ने किसी मीडिया कर्मी का फोन नहीं उठाया और वो लगभग जिले से बाहर रहे, उन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया। और फिलहाल भी जैसे उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो संपर्क में नहीं आ पा रहे। जाहिर सी बात है कि वो मीडिया के सामने आने से या किसी भी प्रकार का जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 7 दिन का वक्त दिया है पार्टी ने, देखना है क्या कुछ जवाब उनकी ओर से पेश किया जाता है, आगे क्या रुख रहता है। बहुत शुक्रिया आपका जयेश तमाम जानकारियों के लिए। और यूपी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं तो दूसरी तरफ राम मंदिर बनाने वाले हैं। पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं उनको मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, कार सेवकों पर गोली चलाई। भाई और बहनों, एटा की जनता ने तय करना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट देना है। यह निर्णय एटा की जनता को करना है।
चरण के प्रचार का दौर जारी है। इसी बीच प्रचार के शोर के बीच राजा महाराजाओं की भी एंट्री हो गई है। कल राहुल गांधी ने एक रैली में राजा महाराजाओं की चर्चा की और अब आज कर्नाटक के बेलगावी में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के राजपूत वाले बयान पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर राजा महाराजाओं को गाली देने का आरोप लगाया और औरंगजेब की सोच रखने वालों से हाथ मिलाने का भी आरोप लगाया। सुनिए क्या कुछ कहा। लोकसभा के रण में राजपूतों पर छिड़ा संग्राम। राजपूतों पर राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। पीएम मोदी बोले, मुगलों सुल्तानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते राहुल। लोकसभा चुनाव के रण में मंगलसूत्र, सोना, मुसलमान और जमीन के बाद अब राजा महाराजा की एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक के बेलगावी से पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ताजा बयान को मुद्दा बनाया। उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के शहजादे को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते हैं। कांग्रेस नेता मुगलों, बादशाहों और सुल्तानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि एक समय देश में राजा महाराजाओं का राज था, जो जब चाहे जैसे चाहे लोगों की जमीन छीन लेते थे। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। राजा महाराजाओं पर राहुल गांधी का बयान बीजेपी के लिए एक मुद्दा बन गया, तो कांग्रेस के लिए उनका बयान गले की हड्डी हो गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के राजा महाराजा पर दिए बयान को राजपूतों से जोड़ दिया और ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी को इस आपत्तिजनक बयान के लिए राजपूत समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। समाज का हर वर्ग नाराज है, समाज का हर वर्ग परेशान है। किसान, महिला, युवा, श्रमिक, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, सब लोग परेशान हैं, क्योंकि जो वादे प्रधानमंत्री ने किए थे 2014 में और 2019 में वो झूठे निकले, वो जुमला निकले। प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोलते। हमारे न्याय पत्र को लेकर इतना झूठ बोला, इतना सांप्रदायिक उन्होंने रंग दिया है, बिल्कुल बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी जी इस देश को समझे कहाँ हैं? उन्होंने तो समझा है इटली को, उन्होंने समझा है ब्रिटेन को, उन्होंने समझा है दुनिया के वैसे देशों को जिन देशों ने भारत का नुकसान पहुंचाया। तो वैसे देशों के इतिहास को जो समझता होगा भारत के इतिहास के बारे में, उससे इसके अलावा कुछ अतिरिक्त टिप्पणी की आशा भी नहीं की जा सकती। देश में राजपूतों की आबादी लगभग 7 से 8% है और उत्तर प्रदेश में राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा है। जाहिर है राहुल गांधी के राजा महाराजाओं वाले बयान से राजपूत मतदाताओं पर असर पड़ सकता है। तो वहीं बीकानेर में भाजपा से निष्कासित उस्मान गनी को कल पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे आज एडीएम के सामने पेश किया। एडीएम ने उसे जेल भेज दिया। मुक्ता प्रसाद थानाधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि कल गश्त के दौरान उस्मान गनी ने पुलिसकर्मियों के साथ
उलझ गया और बदसलूकी भी करने लगा, जिसके बाद उसे शांति भंग की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था। दरअसल भाजपा प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत ने 2 दिन पहले शहर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष उस्मान गनी को अनुशासन भंग करने के आरोप में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ मीडिया में एक बयान देकर भाजपा की छवि धूमिल करने का प्रयास किया था, जिसके बाद पार्टी ने संज्ञान लेते हुए उन्हें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। उस्मान गनी को कल की घटना है, थाने के सामने हमारी पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी और इस नाकाबंदी के दौरान ही उस्मान गनी नामक ये व्यक्ति आया और पुलिस कर्मी जो वहाँ नाकाबंदी कर रहे थे उनके साथ उलझने लगा। वहाँ शांति भंग के आरोप में उसको गिरफ्तार किया। 151 में अरेस्ट करके और श्रीमान एडीएम साहब के जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए, जहाँ से उसको जेसी कर दी। और अगली खबर राजधानी जयपुर से है, जहां आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। इस साल आयकर विभाग ने ब्लैक मनी पर इतिहास रच दिया और इस बार पिछले चुनाव से 27 गुना ज्यादा ब्लैक मनी पकड़ी गई। टीम ने आचार संहिता में अब तक 27 करोड़ की ज्वेलरी और 16 करोड़ से ज्यादा की नकदी पकड़ी है। चूरू से खबर है, भालेरी में एक दलित शादीशुदा महिला को कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी ने हत्या के इरादे से घर में सो रही महिला के चेहरे, छाती और दोनों हाथों पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए और पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। लहूलुहान हालत में महिला को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लाया गया, जहां हालत गंभीर होने के बाद शुरुआती इलाज कर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बीती रात तकरीबन 2:30 बजे गांव भालेरी का भजन लाल सैनी हत्या के इरादे से घर में घुसा और घर में सो रही संजू पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया। इससे आरोपी वहां से फरार हो गया और जो महिला थी वो बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। प्रदेश में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से कई जगहों पर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप 2 अलग अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। पहली तस्वीर कोटा ग्रामीण के खैराबाद कस्बे से है, जहां साप्ताहिक हाट बाजार में सब्जी खरीदने आई एक महिला पर दंपति ने चाकू से हमला कर दिया। दंपति ने पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं दूसरी तस्वीर बीकानेर के कोतवाली थाना क्षेत्र से, जहां थाने से कुछ ही दूरी पर 3 लोगों ने हमला कर दिया। चाकूबाजी की घटना से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले पर जांच शुरू की है। और अब खबर अलवर से है, जहां जुगावर चावंड के पास अज्ञात वाहन ने 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर घायल हो गए। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। साथ ही पुलिस फरार आरोपी की तलाश में भी जुटी है। ये साइड में खड़े थे, जैसे ही बड़ौदा में से आए तो ये रोड से नीचे उतर गए। कहाँ पे? जुगरावर स्टैंड पे, जुगरावर चांद पे। तो यहाँ पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मारी है, तो उसका पता कर रहे हैं। उसका पता लगने के बाद जैसे हम पुलिस को सूचना देंगे, वो इसकी कार्रवाई। क्या नाम थे, कौन कौन थे? इसका नाम था राम साय सनो धन्यराम। छोटे से ब्रेक का लौटेंगे फौरन। ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? पिछले 15 दिनों से उत्तराखंड के नैनीताल के जंगल धधक रहे हैं। दिन पर दिन आग जंगल के चारों तरफ फैलती चली जा रही है। हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि आग अब रिहायशी इलाकों के साथ साथ सेना के कैंप तक पहुंचने लगी है। विकराल होती आग ने उत्तराखंड सरकार की भी नींद उड़ा दी है। इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आग पर काबू पाने के इंतजामों की निगरानी का मोर्चा खुद संभाल लिया और हवाई सर्वे कर हल्द्वानी के जंगलों में सुलगती आग की हकीकत परखी है।
राज्य को आग की आपदा से बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है और हेलीकॉप्टर की मदद से मल्लीताल से पानी लेकर आग बुझाने में सेना जुट गई है। पहले ही प्रयास में सेना ने जंगल के कई इलाकों में आग पर काबू पा लिया, जबकि अभी भी आग जंगल के कई हिस्सों को धक्का रही है। नैनीताल में पाइन्स के ऊपर की पहाड़ी लड़िया कांटा में एयरफोर्स स्टेशन है। अब ऐसे में आग पहाड़ी तक न पहुँचे, इसकी भरसक कोशिश जारी है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस साल अब तक 708 हेक्टेयर वन भूमि आग से नष्ट हो चुकी है। उत्तराखंड में अब तक 598 जगह आग लगने की घटना हुई, जिसमें कुमाऊं में 322 आग लगने की घटनाएं हुई हैं, जबकि गढ़वाल में 211 जगह जंगलों में आग लगी, जिसमें पिछले 24 घंटों में करीब 23 जगह आग लगी। उत्तराखंड में गर्मी शुरू होते ही राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती आग से जंगलों को धधकने से रोकने की होती है और इसीलिए राज्य में इस समय को फायर सीजन कहा जाता है। नैनीताल के जंगलों में चारों तरफ से फैली आग की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों में छुट्टी रद्द कर दी है। नैनीताल में भवाली वन रेंज के बर्मा टॉप में आग से जंगल जल रहे हैं, तो मनोरा रेंज के बलिया खान में भी जंगल आग से धधक रहे हैं। आग बुझाने के लिए नौकुचिया ताल और भीमताल से पानी भरने की अनुमति दी गई। सेना को पानी भरने में मदद मिल सके, इसके लिए नौका विहार को भी रोक दिया गया। लेकिन आग केवल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में भी लग गई है। सामने आई तस्वीरों में टिहरी के जंगल में आग धधकती हुई दिखी। टिहरी के वन अधिकारियों के मुताबिक फायर सीजन में अब तक आग की 80 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 34 रिजर्व और 46 सिविल फॉरेस्ट एरिया शामिल है। टिहरी में अब तक 54 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मास्टर कंट्रोल रूम से हम सारे क्रूज स्टेशंस को लगातार हम उनके संपर्क में है, लगातार सूचनाओं को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं और ओवरऑल जो भी हमारी रिपोर्टिंग डेली हम लोग आपदा को भी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट आपदा कंट्रोल रूम को भी हम लोग उसका रिपोर्ट कर रहे हैं।